हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बुक समरी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज सैमुअल क्लासन द्वारा लिखित द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक बड़े और सफल बिजनेस के निर्माण के महत्व को सिखाती है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ने वालों को वेल्थ के रहस्यों से इंट्रोड्यूस कराती है, जैसा कि दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बिजनेस से संबंधित है। अपने जीवन के लिए फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं, अपने वेल्थ को कैसे संभालें और यह सब आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक जॉर्ज सैमुअल क्लासन द्वारा लिखी गई है, जो एक बेस्टसेलर लेखक और वक्ता है। उनकी किताब कई भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। यह पुस्तक एक बड़े और सफल व्यवसाय के निर्माण के महत्व को दिखाती है। जॉर्ज सैमुअल क्लासन एक अमेरिकी लेखक थे। वह अक्सर अपनी पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार 1926 में जॉर्ज सैमुअल क्लासन की पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, जो प्राचीन बेबीलोन में 8000 साल पहले स्थापित कहानियों के संग्रह के माध्यम से फाइनेंशियल सलाह देता है। 19 फरवरी 2020 बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी एक क्लासिक पढ़ा गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं और आप अपने समृद्ध जीवन जीने के लिए उन्हें कैसे लागू कर सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पाठकों को दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले धन के रहस्यों से परिचित कराता है। ये फाइनेंस से संबंधित है, अपने जीवन के लिए आर्थिक रूप से योजना कैसे बनाएं और अपनी निजी संपत्ति से कैसे निपटें और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बेबीलोन अब तक के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। ये पूरे इतिहास में एक बेहद धनी और प्रभावशाली शहर होने के लिए जाना जाता है, फिर भी एक ऐसा शहर जो नष्ट हो गया था और फिर कभी नहीं उठा। बेबीलोन के सभी धनी सेल्फ मेड थे। शहर में प्राकृतिक संसाधन नहीं थे कि कोई इतना समृद्ध शहर होने की उम्मीद करेगा, लेकिन अपने शासकों के ज्ञान के माध्यम से यह इन बाधाओं से ऊपर उठकर एक समृद्ध साम्राज्य बन गया, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सका इतिहास द्वारा। पैसा आज भी उन्हीं कानूनों द्वारा संचालित होता है जो 6000 साल पहले बेबीलोन की सड़कों पर समृद्ध लोगों के जमा होने पर इसे नियंत्रित करते थे। पैसा उन्हीं के लिए भरपूर है जो इसकी प्राप्ति के सरल नियमों को समझते हैं। 1 पर्स को मोटा करना शुरू करें। 2 खर्च पर नियंत्रण रखें। 3 सोने को मल्टीपल करें। 4 खजाने को नुकसान से बचाएं। 5 आवास को लाभकारी निवेश बनाएं। 6 भविष्य की आय का बीमा करें। 7 कमाने की क्षमता बढ़ाएं। ये पुस्तक हम सभी की व्यक्तिगत पर्सनल सफलताओं से संबंधित है। सफलता का अर्थ है हमारे अपने प्रयासों और क्षमताओं के परिणाम के रूप में उपलब्धियां। उचित तैयारी हमारी सफलता की कुंजी है। हमारे कार्य हमारे विचारों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। बाहरी सोच हमारी समझ से ज्यादा समझदार नहीं हो सकती। साथ ही इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों को प्रदान करना है जो वित्तीय फाइनेंशियल सफलता के लिए महत्वाकांक्षी एम्बिशियस हैं, एक इंसाइट प्रदान करना जो उन्हें धन प्राप्त करने, धन रखने और अपने सरप्लसेस को अधिक धन कमाने में सहायता करेगा। बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखाचित्र स्केच। इतिहास में बेबीलोन से अधिक आकर्षक कोई शहर नहीं था। इसके नाम से ही धन और वैभव का आभास होता है। इसके सोने और जवाहरात के खजाने शानदार थे। यह यूफ्रेटिस रिवर के किनारे एक समतल शुष्क एरिड घाटी वैली में स्थित था। उसके पास कोई जंगल नहीं था, कोई खदान नहीं थी, निर्माण के लिए पत्थर भी नहीं था। यह एक प्राकृतिक व्यापार मार्ग पर भी स्थित नहीं था। बारिश फसल उगाने के लिए पर्याप्त थी। बेबीलोन मनुष्य के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता का एक उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग उदाहरण है, जो भी साधन उसके प्रयोग में लाने योग्य हैं। इस बड़े शहर का समर्थन करने वाले सभी संसाधन मानव द्वारा विकसित थे। इसके सभी धन मानव निर्मित थे। एक शहर के रूप में बेबीलोन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। शहर का स्थल एशिया में सुएज कनाल से लगभग 600 मील पूर्व में पर्शियन गल्फ के ठीक उत्तर में है। लैटिट्यूड भूमध्य रेखा इक्वेटर से लगभग 30 डिग्री ऊपर है। व्यवहारिक रूप से यूमा एरिजोना के समान है। आज यूफ्रेटिस की घाटी वैली, जो कभी आबादी वाला इरिगेटेड खेती वाला जिला था, फिर से एक हवा से बहने वाली बंजर भूमि है। इसमें ये सिद्ध होता है कि 8000 वर्ष पूर्व सुमरटीज ने, जो बेबीलोनिया में बसे हुए थे, 4 दीवारी वाले नगरों में निवास करते थे। वे पढ़े लिखे और एनलाइटेंड लोग थे। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है, वे पहले इंजीनियर, पहले एस्ट्रोनॉट, पहले मैथमेटिशियन, पहले फाइनेंसियर और लिखित भाषा रखने वाले पहले लोग थे। बेबीलोन शहर को एक आधुनिक शहर की तरह ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। गलियां और दुकानें थी। पेडलर्स ने आवासीय जिलों के माध्यम से अपने माल की पेशकश की। शहर के भीतर शानदार मंदिरों में पुजारी शाही महलों के लिए एक इनर एनक्लोजर थे। कहा जाता है इसके बारे में कि इसकी दीवारें शहर की दीवारों से ऊंची थीं।
बेबीलोन के लोग कला में दक्ष थे। इनमें मूर्तिकला, पेंटिंग, बुनाई, सोने का काम और धातु के हथियारों का निर्माण और कृषि टूल्स शामिल थे। उनके ज्वेलर्स ने सर्वाधिक कलात्मक आर्टिस्टिक आभूषण बनाए। इसके धनी नागरिकों की कब्रों ब्राउज से कई नमूने बरामद किए गए हैं और अब दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों में प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। बेबीलोन के लोग चतुर फाइनेंसियर्स और व्यापारी थे। जहां तक हम जानते हैं, वे एक्सचेंज के साधन के रूप में धन के मूल आविष्कारक थे। प्रोमिसरी नोट्स और संपत्ति के लिए लिखित शीर्षक टाइटल, वह आदमी जो सोने की इच्छा रखता है। ये पहला चैप्टर शेष ब्रेस्ट पुस्तक के लिए मंच तैयार करता है। हमारा परिचय एक सारथी बेंसीर और उसके मित्र कॉबी से होता है, जो एक वीणा वादक है। ये दोनों साथी एक साथ बात कर रहे हैं जैसे कि आधुनिक समय के दोस्त उनकी साझा दुर्दशा प्लाइट के बारे में सोच रहे होंगे। प्रत्येक मनुष्य ने अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताया है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कॉबी बेंसीर को अपनी वर्कशॉप में आधे अधूरे रथ को पूरा करने के बजाय डे ड्रीमिंग के साथ दीवार पर बैठा पाता है। वह बेंसीर से ऋण लोन मांगता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास मेहनत की कमी के कारण बहुत पैसा नहीं है। बेंसीर अपने दोस्त को अपने सपने के बारे में बताता है, जहां उसके पास वह सारा पैसा था जो वह चाहता था, जो उसके दिल की हर चीज पर खर्च करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन वह जाग गया और खुद को अपनी गंभीर स्थिति में पाया, बिना किसी बचत के, और उसे आय प्रदान करने के लिए कोई निवेश नहीं था। सपने को साझा शेयर करते हुए दोनों पुरुष जोर से आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे होता है कि कुछ लोग अंततः उस स्थिति से आगे निकल जाते हैं जिसमें वे खुद को पाते हैं। उन्हें आशा है कि केवल कड़ी मेहनत ही उनके जीवन को जादुई रूप से अवकाश के जीवन में बदलने के लिए पर्याप्त होगी। जब वे बात करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि ज्यादातर पुरुष समान परिस्थितियों में पैदा होते हैं। वे राजा के बगीचों में पानी ले जाने के लिए काम करने के लिए दासों की एक पंक्ति को भी देखते हैं, ये देखते हुए कि वे उनमें से किसी एक के साथ आसानी से व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह वे अपने पुराने दोस्त आकट के बड़े भाग्य पर चर्चा करते हैं, जो बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी के रूप में जाना जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आकट के पास इतना बड़ा भाग्य है, फिर भी उनके पास कुछ भी नहीं है। साथ में वे अंततः निर्णय लेते हैं कि सीखने का तरीका है कि कैसे खुद को भाग्य प्रदान करना है। अपने दोस्त आकट अमीर के साथ बात करना है। सीख अपने आप को धन के रास्ते पर ले जाने के लिए उन लोगों से सीखना महत्वपूर्ण है जिनके पास धन प्राप्त करने का अनुभव है। मुख्य विचार, जबकि लगभग हर कोई मानता है कि पैसा सब कुछ नहीं है और कुछ चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता है, ये भी एक सच्चाई है कि पैसा वह माध्यम है जिसके द्वारा सांसारिक सफलता को मापा जाता है। इस दृष्टिकोण से धन एक स्कोरकार्ड है जिससे लोग खुद को मापते हैं। पैसा केवल चीजों को करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की क्षमता के माध्यम से सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपने आप में एक अंत नहीं है, केवल एक अंत का साधन है। पर्याप्त मात्रा में पूंजी का कब्जा दुनिया की सबसे अच्छी सेवाओं और सामानों का आनंद लेना संभव बनाता है। बहुत से लोगों ने खुद को आश्वस्त किया है कि पैसे के पास प्लेग की तरह उनसे बचने का एक तरीका है। यह विश्वास आमतौर पर उनके अनुभव पर आधारित होता है जिसमें वे हमेशा नकदी की कमी रखते हैं और बिलों का भुगतान करने के लिए हाथ पांव मारते हैं। हकीकत में, हालांकि पैसा उन लोगों के लिए भरपूर है जो इसके अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समझते हैं। महत्वपूर्ण मात्रा में धन को सुरक्षित करने के लिए शायद अतीत के दुर्भाग्य का विलाप करने में कम समय और पूंजी के एक्विजिशन के कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय व्यतीत करना बेहतर होगा। एक बेहतर दृष्टिकोण का यह मानना है कि धन को आकर्षित किया जा सकता है और निर्धारित कानूनों और सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन कानूनों को सीखने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो बेंसीर और कॉबी इसी तरह की स्थितियों में अन्य दोस्तों के बीच अपने दोस्त आकट से, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से, अपने महान भाग्य का रहस्य साझा करने के लिए कहते हैं। जवाब में आकट ने अपनी कहानी साझा की। एक युवक के रूप में आकट, बेंसीर, कॉबी और अन्य लोगों के साथ एक ही नाव में था, काम करना और कभी भी आर्थिक फाइनेंशियली रूप से कहीं नहीं जाना। अपनी नौकरी के माध्यम से वह एक साहूकार मनी लेंडर एल्गमश से परिचित हो गया। जो आकट ने वही सवाल पूछने का फैसला किया जो अब उससे पूछा जा रहा है, एक अमीर आदमी कैसे बने। एल्गमश आकट को पहला सीख प्रदान करता है। आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपके पास रखने के लिए होता है। ये सदियों पुरानी कहावत है जो हम सभी ने अक्सर सुनी है, पहले खुद भुगतान करो। ये काफी सरल है, लेकिन यदि आप इसे व्यवहार में नहीं लाते हैं तो आप इस तरह की आदत के विशाल लाभ को नहीं जान पाएंगे। जैसा कि आकाश ने सीखा है, वह जो कुछ भी कमाता है उसका 10वां हिस्सा खुद को देना सिखाता है कि वह शेष 90% के साथ भी ठीक से रह सके।
बाद में जैसा कि आकड़ ने उस 10वें को दूर रखने की आदत डाल ली है, हम दूसरा सबक सीखते हैं। आकड़ ने थोड़ा पैसा बनाया और कुछ रत्नों में निवेश करने के लिए अपने दोस्त राजमिस्त्री की सलाह लेने का फैसला किया। अल्गमश रत्न के बारे में एक राजमिस्त्री से सलाह लेने की मूर्खता की ओर इशारा करता है, जैसा कि आकड़ अपनी सारी बचत खोकर सीखता है। अल्गमश से दूसरा पाठ, केवल उन्हीं से सलाह ले जो आपके प्रश्नों के मामले में अनुभवी हो। एक समय के बाद अल्गमश फिर से आकड़ की जांच करने के लिए लौटा। उसने अपनी गलती से सीख लिया था और माल का कारोबार करने वाले व्यापारियों की सलाह पर निवेश किया था और अच्छा लाभांश अर्जित किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी बचत से कमाई के साथ क्या किया है, आकड़ ने गर्व से अल्गमश को दी गई दावत के बारे में बताया, जो कपड़े उन्होंने अपनी पत्नी के लिए खरीदे थे और उनकी सवारी करने के लिए एक गधा खरीदने की उनकी योजना थी। इस खबर पर अल्गमश ने आकड़ को ललकारा, यदि आप अपने सोने के बच्चों को लेते हैं और बच्चों को बच्चे पैदा करते हैं, तो आप बिना पछतावे के कई समृद्ध भोज का आनंद लेंगे। तीसरा सबक, रिटर्न के कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। धन संचय करने और उसका सदुपयोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दो चीजों की आवश्यकता होती है। समय। वास्तव में सभी लोगों के पास समय प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन कुछ ही इसे अपने धनी बनने के लिए उपयोग करते हैं। समय के संसाधन को लागू करने के रचनात्मक, उपयोगी तरीकों की तलाश करने के बजाय बहुत से लोग अपने जीवन को विविध गतिविधियों से भर देते हैं जो उन्हें समय बिताने में मदद करते हैं। अध्ययन। दो प्रकार की शिक्षाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होती हैं जो धन उत्पन्न करना चाहता है: विशिष्ट विषयों के बारे में सीखना और यह सीखना कि किसी विषय के बारे में सामान्य रूप से ज्ञात नहीं है। दोनों प्रकार की शिक्षा उपयोगी और मूल्यवान है। कई बुनियादी सिद्धांत हैं जो धन के अधिग्रहण पर लागू होते हैं। आप जितना कमाते हैं उससे कम पर जिएं। अधिकांश लोग अपने बिलों का भुगतान करने के लिए श्रम करते हैं। वे सफल महसूस करते हैं जब वे महीने के अंत तक पहुंचने और अपने सभी खातों और दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम होते हैं। फिर भी सबसे अच्छे रूप में ये धन निर्माण के नजरिए से सिर्फ पानी फैलाना है। पर्सपेक्टिव में एक वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी और से पहले हर महीने खुद को पहले भुगतान करने की प्रतिबद्धता बनाता है। यह उतना ही अधिक या उतना ही कम हो सकता है जितना सोचा गया हो, जब तक कि बचाई गई राशि 1/10 या अधिक हो। अधिकांश लोग अपने पास उपलब्ध हर चीज को खर्च करने के आदी हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पहले खुद को भुगतान करता है और फिर अपनी शेष आय पर जीवित रहता है, तो उनकी जीवन शैली तदनुसार समायोजित हो जाएगी। जल्द ही व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि वे कम पर जी रहे हैं और उनके पूंजीगत भंडार धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक नियमित बचत कार्यक्रम की स्थापना से गर्व, आत्मनियंत्रण और प्रगति की जबरदस्त भावना आती है। हर किसी के जीवन काल में वर्षों में बहुत सारा पैसा उनके हाथ से होकर गुजरता है। यदि कोई व्यक्ति उस धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखेगा, तो अंततः उसके पास पूंजी का एक बड़ा पूल उपलब्ध होगा। झोली भरने के ये 7 राज या 7 तरीके हैं। 1. अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अपना बैग भरना शुरू करें। आपके द्वारा कमाए गए प्रत्येक 10 सिक्कों में से केवल 9 खर्च करें। आप देखेंगे कि आपका बैग कैसे जल्दी भरने लगता है। आप देखेंगे कि आप इस आमदनी से वैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं और आप जल्दी पैसा कमा रहे होंगे। अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। 2. अपने व्यय पर नियंत्रण रखें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिसे हम अनिवार्य व्यय कहते हैं। वह हमारी आय के अनुपात में बढ़ता है यदि हम इससे बचने के लिए कुछ नहीं करते हैं। अपनी इच्छा को अपनी आवश्यकताओं से भ्रमित न करें। अपनी आय के 9/10 के आधार पर आपको जो खरीदना है उसका बजट बनाएं। 3. आपके सोने को बहुगुना करना। आपके सोने को उपयोगी बनाना। आपके सोने को आपके और उसके बेटों और इन बेटों के लिखे काम में लाना। अपना सोना निवेश करना। ऋण अवसर। सोना तेजी से बढ़ता है। सुनिश्चित करें कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। 4. अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अपने सोने को खोने से बचाएं। यदि आपके पास सोना है तो आप किसी आकर्षक प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए ललचाएंगे। अपनी पूंजी सुनिश्चित करें। ये सच नहीं है कि रोमांटिक लोग तेजी से भाग्य बनाते हैं। बुद्धिमान लोगों से पूछो कि वे क्या जानते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित उद्यमों में निवेश कर रहे हैं और बुद्धिमान लोगों से सलाह लें कि निवेश कैसे करें। 5. अपने आवास को लाभदायक निवेश बनाएं। अपनी संपत्ति को किराए का निवेश बनाएं। यदि आप अपने दाख की बारी से अंगूर खा सकते हैं और एक अच्छा घर है, तो यह आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अपना खुद का घर। 6. भविष्य की आय सुनिश्चित करें। भविष्य की आय सुनिश्चित करें। अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के लिए कुछ आय का अनुमान लगाएं। इसके लिए आप जमीन और मकान खरीद सकते हैं।
अपने स्वयं के बूढ़े होने और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए अग्रिम रूप से प्रदान करें। 7. अपनी कमाई करने की क्षमता बढ़ाएं। सामान हासिल करने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। हमारे पास जितना अधिक ज्ञान होगा, हम उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। हमेशा अधिक सीखने और समझदार बनने की कोशिश करें, जो आपको आर्थिक रूप से मदद करेगा। सौभाग्य की देवियों से मिले। इस अध्याय में आकर्ड राजा के चुने हुए 100 को संबोधित कर रहे हैं। वह भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उनसे पूछा गया है कि क्या जीवन में भाग्य को प्रोत्साहित करना संभव है, क्योंकि हर कोई भाग्यशाली होने की इच्छा रखता है। आकर्ड जुए के बारे में बात करते हुए शुरू होता है। वह कहता है कि हालांकि इस तरह से बड़ी रकम जीतना अभी संभव नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि क्या पैसे कमाने का ये तरीका वास्तव में उस पैसे से सौभाग्य लाएगा। वह कहता है कि वह एक भी अमीर आदमी को नहीं जानता जो इस तरह से अमीर बनने लगा हो। उनका कहना है कि उनका विचार है कि सौभाग्य उन लोगों के पास आता है जो टालमटोल नहीं करते बल्कि अवसरों को स्वीकार करते हैं जब वे अपने रास्ते में आते हैं। जो लोग संकोच करते हैं और विलंब करते हैं और अवसरों को लेने में असफल होते हैं, वे सौभाग्य को आकर्षित नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग अवसरों में कूदने को तैयार हैं, वे सौभाग्य की देवी के पक्षधर हैं। आकर्ड ने एक बार फिर पुरुषों से कहा कि वे अपनी कमाई का कम से कम 1/10 हिस्सा निवेश करें। मुख्य विचार सौभाग्य उसे मिलता है जो अवसर को स्वीकार करता है। सहायक विचार हर कोई अपने व्यावसायिक करियर में अच्छे जीवन को आकर्षित करने की आशा करता है। वास्तव में भाग्यशाली होने की इच्छा सर्वथा सार्वभौमिक है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य पूरी तरह से देवताओं की गोद में है और यह कि कोई भी कुछ भी संभवतः भाग्य की मात्रा को प्रभावित नहीं कर सकता है। वास्तव में हालांकि बहुत से लोगों के पास प्रभावशाली अवसर होते हैं जिनका वे विलंब के कारण पूरा लाभ उठाने में विफल रहते हैं। सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए एक व्यक्ति को हर उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए जो स्वयं को प्रस्तुत करता है। कार्य करने वाला व्यक्ति जो किसी भी व्यावसायिक प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, उस प्रकार के व्यक्ति की तुलना में अच्छे भाग्य को आकर्षित करने के लिए एक मजबूत स्थिति में होता है जो सब कुछ थाली में प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा करता है। बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता लेंडर रोडन को उसके शानदार भाले के बदले में राजा द्वारा 50 सोने के टुकड़े दिए गए हैं। जैसे ही रोडन महल से दूर जाता है, वह सोचता है कि उसे अपने सोने का उपयोग किस अंत में करना चाहिए। कई दिन बीत जाते हैं और रोडन अभी भी अनिश्चित है कि उसके सोने का क्या किया जाए। उसकी बहन ने उससे संपर्क किया और कर्ज मांगा ताकि उसका पति व्यापारी बन सके। हालांकि रोडन निश्चित नहीं है कि यह उसके पैसे का सबसे अच्छा निवेश होगा और इसलिए स्वर्ण ऋणदाता मैथन की सलाह लेने का फैसला करता है। बेबीलोन की दीवारें। बंजार एक योद्धा था जो बाबुल के मार्ग की रक्षा करता था। बंजार पहला व्यक्ति था जिसने शहर की घेराबंदी के बारे में खबर दी थी। हम बेबीलोन पर हमले के दौरान बंजार को सलाह देते हुए पाते हैं। बहुत से ग्रामीण बंजार से खबर मांग रहे हैं और बंजार उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना देता है जिसे उन्हें सुनने की जरूरत थी। बंजार ने दिन रात पहरा दिया और बाबुल के शत्रुओं को शहर में घुसने की कोशिश करते देखा। 3 सप्ताह और 5 दिनों के बाद शहर की सुरक्षा ने साबित कर दिया कि वे कितने अच्छे थे और हमलावर हार गए। बंजार इस सब पर नजर रखता है और जब दुश्मन हार जाते हैं तो वह इसका इस्तेमाल उन नागरिकों को साबित करने के लिए करता है जो उससे सलाह मांग रहे थे कि वह सही साबित हुआ था, और यह कि बाबुल इतना मजबूत था कि वह सभी के बल का सामना कर सके दुश्मन की सेनाएं। बंजार इसका उपयोग शहर की ताकत को दर्शाने के लिए करता है और नागरिकों को निम्नलिखित संदेश भी देता है: हम पर्याप्त सुरक्षा के बिना नहीं रह सकते। सबक। इस मामले में 2 सबक हैं। पहला यह है कि रक्षा एक ऐसी चीज है जिसे स्थिति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही नियोजित किया जाना चाहिए। अपने वित्तीय जीवन में हम कई तरह से सुरक्षा की योजना बनाते हैं। जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए बीमा के माध्यम से, हमारे निवेशों के विविधीकरण के साथ और अन्य बातों के अलावा नुकसान को अवशोषित करने की हमारी क्षमता के लिए उपयुक्त जोखिमों वाले निवेशों को चुनकर। दूसरा सबक खुद ओल्ड बंजार से मिलता है। उन दीवारों पर कई लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद और इसलिए ये जानने की स्थिति में होने के कारण की रक्षा कार्य तक थी, वह नागरिकों को आश्वस्त करने में सक्षम था कि सब ठीक हो जाएगा। बेबीलोन के नागरिकों की तरह ही हम अक्सर बाजारों, अर्थव्यवस्था और इसी तरह की भयानक चीजों के बारे में दिन ब दिन सुनते हैं। एक सलाहकार या संरक्षक होना मददगार होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता हो कि हमारी जरूरत के समय में रक्षा कैसे काम करती है। यह अनुभवी व्यक्ति वास्तव में ये जानने की स्थिति में है कि क्या चल रहा है और हमें आश्वस्त करने में मदद करता है कि सब ठीक हो जाएगा। जाने की क्या हो रहा है और हमें आश्वस्त करने में मदद करने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा। बेबीलोन का ऊंट व्यापारी।
इस अध्याय में हमारा परिचय टाकट से होता है, जो एक युवा साथी है जो कठिन समय से गुजर रहा है। वह वस्तुतः उन सभी के लिए पैसे का भुगतान करता है जिन्हें वह जानता है, और भूखे रहने के लिए एक साधारण भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं आ सकता है। वह कुछ भोजन चुराने पर विचार करता है, लेकिन अतीत में चोरी करने के उसके प्रयासों ने उसे सबक सिखाया है कि यह रास्ता नहीं है। इसलिए वह खुद को एक सराय के बाहर घूमता हुआ पाता है। उम्मीद करता है कि सराय में भोजन करने के लिए आने वाले लोगों के बीच वह एक दोस्ताना चेहरा देखेगा। इसके बजाय वह अमीर ऊंट व्यापारी डाबासीर को ढूंढता है, जिस पर थोड़ा सा पैसा बकाया है। डाबासीर टाकट से पुनर्भुगतान के लिए पूछता है, जिस पर टाकट बताते हैं कि उन्हें बहुत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है और इस तरह उनके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। डाबासीर उसके बहाने को झिड़कता है, लेकिन फिर टाकट को खाने के घर में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वह उसे एक कहानी सुना सके। उबली हुई कहानी यह है कि कैसे डाबासीर एक समय अपनी युवावस्था में गुलामी के अधीन थे। फिजूल खर्ची और दिन भर के लिए जीने के कारण वह कर्ज में इतना डूब गया कि वह न केवल कर्ज चुका सकता था, वह अब अपनी पत्नी का समर्थन नहीं कर सकता था। वह उसे छोड़कर अपने पिता के पास रहने चली गई। एक समय के बाद डाबासीर को कोई लाभकारी रोजगार नहीं मिला और उसने डकैती का जीवन अपना लिया। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, उसकी सफलता अल्पकालिक थी और वह पकड़ा गया और गुलाम बना लिया गया। ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन यहीं पर युवा डाबासीर पर सौभाग्य चमका। वह एक ऐसे व्यक्ति को बेचा गया जिसने उसे अपनी पत्नी के ऊंटों की देखभाल करने की आवश्यकता बताई। इस पत्नी सिरा ने नोटिस किया कि डाबासीर अन्य दासियों की तरह नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे वह मालिक की अन्य पत्नियों की तरह नहीं थी। फिर सिरा एक जीवन बदलने वाले प्रश्न के साथ डाबासीर के पास जाती है, क्या आपके पास दास की आत्मा है या एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा है? यदि किसी व्यक्ति के भीतर एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा है, तो क्या वह अपने दुर्भाग्य के बावजूद अपने ही शहर में सम्मानित और सम्मानित नहीं होगा? इन शब्दों पर विचार करते हुए डाबासीर अपने ऋणों का सामना करने, सम्मानित और सम्मानित बनने और सही मायने में एक स्वतंत्र व्यक्ति का जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। भाग्य ने फिर से उसके पक्ष में काम किया, क्योंकि सिरा ने उसे अपनी गुलामी से बाहर निकलने में मदद की, लेकिन उसकी अपनी मातृभूमि की वापसी की यात्रा बहुत कठिन थी। कई बार वह हार मानकर मरना चाहता था। बार बार उसने खुद से कहा कि एक गुलाम की आत्मा हार मान लेगी और परिस्थितियों की हवाओं को उसे निर्देशित करने देगी, लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति खुद के लिए खड़ा होगा और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वापस आने के लिए कठिनाइयों के माध्यम से अपना रास्ता बनाएगा। बेबीलोन और उसके कर्जदारों का सामना करो। बेशक उन्होंने किया और समय के साथ अपने सभी ऋणों का भुगतान किया और अपने देश में एक सम्मानित और सम्मानित व्यक्ति बन गए। डाबासीर ने अपने ऋणों का भुगतान कैसे किया, इसका विवरण पुस्तक के अगले भाग में शामिल किया गया है। सीख, आत्मदया और परिस्थितियों को अपने जीवन को निर्देशित करने की अनुमति देना एक गुलाम की आत्मा वाले पुरुष या महिला के कार्य हैं। अपने जीवन में उन परिस्थितियों का प्रभार लेना, कार्रवाई की आवश्यकता होने पर कार्रवाई करना एक स्वतंत्र आत्मा वाले पुरुष या महिला के तरीके हैं। अपने आप को सफल बनाने का एक ही तरीका है कि मुक्त मनुष्य की आत्मा की छत्रछाया धारण कर ली जाए, जवाबदेह होने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ, अंततः सम्मानित। बेबीलोन से मिट्टी की टैबलेट्स। यहाँ 5 पटियाएं जिनमें धन का रहस्य निहित है, मेसोपोटामिया में उनके लिखे जाने के 5000 साल बाद खोजी गई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड श्रूसबरी ने प्रोफेसर फ्रैंकलिन कैंडलवेल को टैबलेट्स पर निष्कर्षों की सूचना दी। यह अध्याय उस पत्र से संबंधित है जो उसने लिखा था और पटियाओं में क्या था। टैबलेट्स ने डाबासीर के बेबीलोन लौटने की कहानी और उस योजना को बताया जिसका पालन उसने अपने कर्ज चुकाने और अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए किया। अल्फ्रेड प्रोफेसर फ्रैंकलिन कैंडलवेल को लिखते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने टैबलेट्स में दिए गए पाठों का पालन करना शुरू कर दिया है, और भले ही टैबलेट्स हजारों साल पुराने थे, उन्होंने पाया कि लेसन्स ने उन्हें जीवन में मदद की। और वे कहते हैं कि वहाँ है अधिशेष को खर्च करने में जितना आनंद मिल सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी इसे चलाने में है। यह अध्याय पुराने बेबीलोन के खंडहरों की खुदाई कर रहे एक पुरातत्वविद और नॉटिंघम विश्वविद्यालय के सेंट स्वीडन कॉलेज में उनके सहयोगी के बीच काल्पनिक रूप से आगे और पीछे कई पत्रों से युक्त है। पत्रों का विषय मिट्टी की टैबलेट्स का एक संग्रह है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कॉलेज में पहुंचाया है। माना जाता है कि हमारे मित्र पुराने डाबासीर के वित्तीय मामलों का रिकॉर्ड है। इन मिट्टी की टैबलेट्स में हम इस बात का विवरण पाते हैं कि डाबासीर ने कर्ज से बाहर निकलने के लिए कैसे काम किया।
डाबासीर और बाद में सेंट स्वीडन के प्रोफेसर दोनों के लिए आश्चर्यजनक बात ये थी कि अपनी कमाई का 70% खर्च करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। जल्द ही दोनों ही मामलों में कर्ज गायब हो रहे थे और बचत जमा हो रही थी। नियत समय में दोनों पुरुषों ने अपने सभी ऋणों को समाप्त कर दिया, बचत में वृद्धि की और अर्जित की तुलना में बहुत कम पर रहना सीख लिया। ये वित्तीय सफलता की कुंजी है। पत्रों में एस्ट स्वीडन के प्रोफेसर अपने सहयोगी आर्कियोलॉजिस्ट को बता रहे हैं कि मिट्टी की टैबलेट्स पर लिखे विवरण ने अपने स्वयं के वित्तीय मामलों से निपटने के लिए एक नए तरीके से उनकी आंखें खोल दी हैं। और फिर बाद के एक पत्र में वे बताते हैं कि पुराने डाबासीर द्वारा उपयोग किए गए फॉर्मूला ने वास्तव में उनका जीवन बदल दिया है। ये सबक है, यदि आप अपने आप को एक ऋण स्थिति से निपटते हुए पाते हैं जो नियंत्रण से बाहर है, तो इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका है अपनी जानकारी को व्यवस्थित करना और समस्या पर हमला करना शुरू करना। पुराने डाबासीर ने मिट्टी की टैबलेट्स पर विवरण दिया कि कैसे उन्होंने पहले नियम का इस्तेमाल किया, अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर अपनी बचत का निर्माण शुरू करने के लिए। फिर उसने अपने सभी लेनदारों की एक सूची बनाई जिसमें बकाया राशि भी शामिल थी। उन्होंने इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात की, ये समझाते हुए कि वह वर्तमान में ऋण का भुगतान नहीं कर सकते। उसने उन्हें दिखाने के लिए अपने ऋणों की सूची ली और प्रत्येक को समझाया कि यह ऋण उसकी कमाई के 2/10वें हिस्से से चुकाया जाएगा, प्रत्येक ऋण अनुपात में होगा। उनके कुछ लेनदारों ने उन्हें फटकार लगाई, ये कहते हुए कि उन्हें सारा पैसा तुरंत वापस चाहिए। दूसरों को ये सुनकर खुशी हुई कि वह कर्ज से बाहर निकलने के लिए काम कर रहा था। अंत में सभी के पास उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसे उन्होंने धार्मिक रूप से स्वीकार किया। हर बार जब उसने कुछ पैसा कमाया तो 10वां हिस्सा उसकी बचत में चला गया, 2/10वां हिस्सा उसके लेनदारों के बीच समान रूप से विभाजित हो गया और शेष 7/10वां हिस्सा उसने और उसकी पत्नी ने भोजन, कपड़े और अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन किसी कारण से वे विशेष अनुपात अच्छी तरह से काम करते हैं और योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को सफलता प्रदान करते हैं। इस योजना की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने ऋणों को लिखना और अपनी योजना के बारे में समझाने के लिए अपने लेनदारों से बात करना। इस चरण को न छोड़ें, क्योंकि लेनदारों को समझ में नहीं आने पर या तो आप अपने लिए समस्याएं पैदा करेंगे या आप अपने ऋण के आकार को कम आंकेंगे। इसे लिखने से आप अपनी प्रगति को ट्रैक करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आप कर्ज चुकाना शुरू कर देंगे। साथ ही यह आपको प्रक्रिया के माध्यम से प्रेरित रखने में बहुत मददगार हो सकता है। इसे पूरा करने के लिए अनुशासन के साथ योजना से चिपके रहना ही आपके सफल होने के लिए शेष है। बेबीलोन में सबसे भाग्यशाली आदमी। यहाँ हम शर्रू नादा से मिलते हैं, जो अपने साथी हार्डन गालू के पोते के साथ यात्रा कर रहे हैं। शर्रू हार्डन को बताता है कि वह एक बार एक गुलाम था और वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानता था, क्योंकि वह एक बेकर को बेचा गया था और वह एक बेकर के व्यापार को सीखने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश था। उसने हार्डन को बताया कि उसके दादा भी गुलाम रह चुके हैं, लेकिन जो उसकी आजादी खरीदने के करीब थे। जब शर्रू और अरड हार्डन के दादा अगली बार मिले तो अरड को मुक्त कर दिया गया था और शर्रू को दूसरे मालिक को बेच दिया गया था। अरड ने शर्रू की आजादी खरीद ली और यह कहानी हार्डन के दिल को छू गई। हार्डन उस क्षण से निर्णय लेता है कि वास्तव में काम ही उसकी भविष्य की सफलताओं की एकमात्र कुंजी है। संक्षेप में, दादाजी और शर्रू नादा दोनों ने खुद को निराशाजनक वित्तीय संकट में पाया था। एक दूसरे से सीखते हुए और अपने आसपास के सफल लोगों को सुनकर प्रत्येक ने पूरी पुस्तक में चर्चा किए गए पाठों को लागू किया। निष्कर्ष, ये पुस्तक हम सभी की व्यक्तिगत सफलताओं से संबंधित है। सफलता का अर्थ है हमारे अपने प्रयासों और क्षमताओं के परिणाम के रूप में उपलब्धियां। उचित तैयारी हमारी सफलता की कुंजी है। हमारे कार्य हमारे विचारों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। हम हमेशा अमीरों के सपने देखते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो वास्तव में हमें करना चाहिए ताकि हमारा सपना पूरा हो सके। सपनों को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। 1. आप कभी अमीर नहीं हो सकते अगर आप अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाकर और उसे निवेश करके खर्च करते हैं। 2. हमेशा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सलाह लें। 3. फल आने से पहले अपनी बचत के पेड़ को मत काटो जब तक यह एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच जाता जहां खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दौलत एक पेड़ की तरह है जिसके बीज हमारे लिए बचत के समान है। आज जब हम उस बीज को दिखाएंगे तो कल वह पेड़ बन जाएगा और एक दिन ये पेड़ धन इतना बढ़ जाएगा कि हम फलों द्वारा जीवन का आनंद लें। तो दोस्तों, ये बुक समरी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।